चांदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो हरियाली और नदी की शीतल धाराओं से भरा हुआ था। गांव में मुख्य रूप से खेती बाड़ी करने वाले लोग रहते थे, लेकिन यहाँ 4 ब्राह्मण युवक भी थे। इन चारों का नाम था राघव, यश, मोहन और माधव। राघव, यश और मोहन ने गुरुकुल में रहकर शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। वे वेद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में निपुण थे, जबकि माधव अनपढ़ था। उसने कभी किसी विद्यालय का मुंह तक नहीं देखा था, लेकिन माधव के पास जीवन की व्यावहारिक समझ बहुत गहरी थी। वह जानता था कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही सबसे बड़ी विद्या होती है। तीनों विद्वान ब्राह्मण उसे लेकर मजाक किया करते थे। तू अनपढ़ है, तुझे दुनिया की समझ नहीं, तू हम जैसे विद्वानों के सामने कुछ भी नहीं जानता। लेकिन माधव कभी जवाब नहीं देता। उसने जीवन को अपने अनुभवों से सीखा था और वह जानता था कि समय आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। एक दिन राघव ने प्रस्ताव रखा, हमने वर्षों तक गुरुकुल में रहकर इतनी विद्याएं सीखी हैं, लेकिन अब हमें इनका उपयोग करके कुछ नाम और धन कमाना चाहिए। क्यों न हम राजधानी चलें? वहां राजा के सामने अपनी विद्याओं का प्रदर्शन करेंगे और हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। यश और मोहन को यह विचार बहुत अच्छा लगा। वे भी राजधानी में जाकर अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते थे। लेकिन तभी राघव ने कहा, लेकिन इस माधव का क्या? वह तो कुछ भी नहीं जानता। राजधानी में यह हमारी हंसी का पात्र बनेगा। यश ने थोड़ी सोच के बाद पर यह हमारा मित्र है, हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते, यह हमारे साथ ही चलेगा। माधव को भी उनके साथ ले जाने का फैसला हो गया। हालांकि राघव को यह निर्णय पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह चारों मित्र राजधानी की ओर चल पड़े। रास्ते में सुंदर नजारे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, धूप तेज होती गई और वे थकान महसूस करने लगे। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। राघव ने पेड़ों की छाया ने उन्हें विश्राम करने के लिए आमंत्रित किया। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर चारों ने कुछ देर आराम किया। आराम करते हुए राघव की नजर पास पड़ी कुछ हड्डियों के ढेर पर पड़ी। हड्डियों को देखकर उसके मन में एक विचार आया। वह बोला, मैंने जो शास्त्रों की विद्या सीखी है उसे यहां आजमाने का यह अच्छा मौका है। मैं इन हड्डियों को एक जीव के रूप में पुनर्जीवित कर सकता हूं। यश और मोहन ने उसे प्रोत्साहित किया और राघव ने हड्डियों को इकट्ठा कर एक ढांचा बना दिया। जब वह ढांचा बनकर तैयार हुआ तो यह पता लगा कि ये हड्डियां एक शेर की थीं। सबने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद यश आगे बढ़ा और बोला, अब मेरी बारी है। मैं अपनी विद्या का प्रयोग करके इस ढांचे पर मांस और खाल चढ़ा सकता हूं। और फिर यश ने अपनी मंत्र विद्या का प्रयोग किया और कुछ ही पलों में ढांचा मांस और खाल से ढक गया। अब यह एक मृत शेर जैसा लग रहा था। सबने प्रशंसा की। माधव चुपचाप देख रहा था। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। अब मोहन ने गर्व से कहा, तुम दोनों ने तो अद्भुत काम किया, पर अब देखो मैं क्या करता हूं। मैं इस शेर में प्राण डाल सकता हूं, जिससे यह जीवित हो जाएगा। माधव यह सुनकर चिंतित हो उठा। उसने जल्दी से कहा, भाइयों, अगर तुमने इस शेर को जिंदा कर दिया तो यह सबसे पहले हम लोगों को ही खा जाएगा। मैं अनपढ़ जरूर हूं, परंतु इतना अच्छी तरह से जानता हूं कि यह शेर जंगली जानवर है और इसका स्वभाव हिंसक होता है। राघव, यश और मोहन उसकी बात पर हंसने लगे। राघव ने व्यंग्य से कहा, तू कभी विद्या की ताकत को नहीं समझेगा। हम इसे जीवित करेंगे और यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हमने इसे नया जीवन दिया है। माधव ने विनम्रता से कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो पहले मुझे उस पेड़ पर चढ़ने दो। मैं वहां से देखूंगा कि तुम लोग क्या करते हो। यह कहकर वह छत से पेड़ पर चढ़ गया। तीनों विद्वान उसकी मूर्खता पर हंसते हुए अपने काम में लग गए। मोहन ने अपने मंत्रों का जाप करना शुरू किया और कुछ ही देर में शेर की आंखों में चमक आ गई। शेर ने धीरे धीरे अपने पंजे हिलाए और एक जोरदार दहाड़ लगाई। तीनों ब्राह्मण उसकी दहाड़ सुनकर डर गए, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते थे। शेर ने उनकी ओर एक क्रूर नजर से देखा और बिना कोई देरी किए उन पर झपट पड़ा। देखते ही देखते उसने उन तीनों को मार डाला। माधव पेड़ पर बैठा यह सब देख रहा था। उसने अपने मित्रों को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। जब शेर अपने शिकार को खाकर जंगल में चला गया तो माधव धीरे से पेड़ से उतरा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानता था कि अब कुछ नहीं हो सकता।
उसने अपने मित्रों की मृत्यु पर शोक मनाया और अकेले ही गांव की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सोच रहा था, विद्या और ज्ञान बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि व्यावहारिक समझ न हो तो ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। मेरे मित्र विद्वान थे, परंतु उन्होंने वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने की कभी कोशिश नहीं की। उनके पास शास्त्रों का ज्ञान था, परंतु व्यावहारिक ज्ञान की कमी ने उन्हें जीवन से वंचित कर दिया। कहानी का संदेश: चाहे कितना भी ज्ञान या विद्या हो, अगर उसमें व्यावहारिकता नहीं है तो वह ज्ञान निरर्थक है। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें शास्त्रों के साथ साथ व्यावहारिक बुद्धि की भी आवश्यकता होती है।